नमस्कार साथियों, आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी विद पोखराज चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे इस भारतीय संविधान की जो क्लास है उसको जारी रखेंगे। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमः और शुरुआत करते हैं अपन भारतीय संविधान की। अपन शुरुआत करते हैं इस भारतीय संविधान की। मेरे पास जो ये नोट्स हैं जो मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए हैं, इनकी अपन शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, क्या चीज होती है संविधान, और हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो संविधान में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लिखित व अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसको देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से पालना करते हैं। संविधान एक ऐसी चीज होती है जो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है, और उस संविधान को देश में रहने वाले सभी लोग हैं वो सामूहिक रूप से क्या करते हैं, उसकी पालना करते हैं, उसके जो नियमों का अनुसार अपनी जो पालना करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका जो संविधान है वो क्या है, लिखित है, और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका संविधान क्या होता है, अलिखित होता है। लेकिन अपन ये पढ़ते हैं कि अपना जो भारत का संविधान है, इस संविधान को सबसे पहले कब बनाया, ये संविधान बनाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया, और इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इस भारतीय संविधान के बारे में, तो इस भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग है वो स्वराज्य विधेयक 1895 में जो पारित हुआ था, उसने सबसे पहले इस भारतीय संविधान सभा का दर्शन किया था। उसने यह कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का मतलब क्या हुआ कि संविधान बनाने के लिए एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, और वो कमेटी क्या करेगी, हमारे भारत के लिए, एक आजाद भारत के लिए क्या करेगी, एक संविधान का निर्माण करेगी। तो 1895 में सबसे पहले स्वराज्य विधेयक ने कहा था, इस भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, और भारतीय संविधान सभा का विधेयक भी इसे कहते हैं। उसके बाद अपन बात करें 1906 में, अपन देखो सन के हिसाब से सन वाइज अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे इस संविधान के टॉपिक को लेकर। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने जो स्वराज्य का संकल्प लिया था, उन्होंने इस कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि एक स्वराज्य होना चाहिए। स्वराज्य का संकल्प सबसे पहले उन्होंने इस कलकत्ता अधिवेशन में लिया था 1906 में। उसके बाद में बात करें अपन 1922 में, महात्मा गांधी ने संविधान सभा का स्पष्ट उल्लेख किया था। 1922 के अंदर सबसे पहले महात्मा गांधी ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। और उसके बाद में बात करें सन 1934 में, सन 1934 में M.N. रॉय है, उन्होंने क्या कहा था, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर गठन किया था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, मतलब सभी का उसमें मत होना चाहिए, सभी के मत के अनुसार संविधान सभा बनानी चाहिए। उसके बाद में बात करें 1936 के अंदर, 1936 के अंदर एक जो फैजपुर अधिवेशन होता है जो जलगांव महाराष्ट्र के अंदर है, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, या ग्रामीण अधिवेशन हुआ था, ग्रामीण अधिवेशन इसको कहते हैं। और इसके अंदर क्या कहा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो 1934 में M.N. रॉय ने कहा था, वो खाली सार्वभौमिक मताधिकार कहा था, मतलब इसके लिए सभी का मत होना आवश्यक है। लेकिन इस फैजपुर अधिवेशन 1936 में कहा गया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो वयस्क नागरिक है उन्हीं नागरिकों का मत होना चाहिए, उन्हीं के अनुसार ये संविधान सभा बनानी चाहिए। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 1936 के बाद में 1940 में, सन 1940 के अंदर एक अगस्त प्रस्ताव जो आया था, और वो लाए कौन थे, लॉर्ड लिनलिथ को लेकर आए थे। और भारतीय संविधान सभा का जो
भारतीय संविधान सभा जो कौन तैयार करेंगे, जो भारतीय लोग हैं वही भारतीय संविधान सभा तैयार करेंगे। ऐसी बात, यह बात किसने कही थी इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर? लॉर्ड मिल्टन ने कही थी 1940 के अंदर। देखो मैंने इसके अंदर है ना जो शॉर्ट में जो एक जो मुझे लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से जो बातें अपन को पूछी जा सकती हैं उन्हीं को मैंने है ना इसके अंदर जो छांट करके लिखा है, और अपन इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा विस्तृत अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपन को खाली जो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो 1940 के अंदर जो अगस्त प्रस्ताव ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय लोग बनेंगे, उसके बाद में बात करें अपन अगस्त प्रस्ताव के बाद में बात करें 1942 के अंदर भारत में आया था क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन में कुल 3 सदस्य थे, और उन 3 सदस्यों ने यह कहा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन होगा। गठन होने के लिए उन्होंने मंजूरी दी थी। किसने दी थी? क्रिप्स मिशन ने 1942 में दी थी। और 1942 के बाद में बात करें अपन सन 1946 के अंदर, सन 1946 के अंदर है जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, और उसने क्या किया था? संविधान सभा का गठन किया था। अब देखो शॉर्ट में ऐसा पूछा जाता है क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 के अंदर। ज्यादा इतना गहनता से नहीं पूछा जाता, लेकिन अपन को फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना है। और 1946 के अंदर है जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, और उन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा का गठन होगा, मतलब संविधान सभा के गठन के लिए मंजूरी दी थी, और वो मंजूरी किसने दी थी? इस कैबिनेट मिशन ने 1946 ने दी थी। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो कुल कितने सदस्य बनाए गए थे? उन्होंने 389 सदस्य बनाए थे। उनमें से बात करें 292 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नर प्रांत से चुने गए थे। ब्रिटिश गवर्नर प्रांत से चुने जाने सदस्यों की संख्या कितनी है? 292, और 93 सदस्य ऐसे थे जो किनसे बिलोंग करते थे? देशी रियासतों से बिलोंग करते थे। और 4 सदस्य ऐसे थे जो क्या थे? एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, जिनको कहा जाता है चीफ कमीशन क्षेत्र का कहा जाता है। जैसे बात करें ये कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली है। दूसरा कहां से बनाया जाएगा? अजमेर से। तीसरा कहां से? जो पूर्व कर्नाटक है वहां से बनाया जाएगा। और चौथे की बात करें अपन बलूचिस्तान, यहां से कुल 4 सदस्य ऐसे चुनकर आएंगे जो क्या करेंगे? इस संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखो ये 389 सदस्य मिलकर के आते हैं, ये सब एक साथ में बैठते हैं और एक साथ में इनकी चर्चाएं होती हैं और इन एक साथ विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद में भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। अब बात करें ये जो सदस्य चुने जाते हैं इनके बारे में थोड़ा पूछ लिया जाए। भाई अगर संविधान सभा में सदस्यों की जो चुनने की संख्या बात की जाए तो लगभग 10 लाख जनसंख्या होगी। 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर क्या होगा? एक सदस्य मनोनीत होगा या फिर वो जो चुना जाएगा। 10 लाख सदस्य जनसंख्या के ऊपर है ना जो एक सदस्य चुना जाएगा, ये इनकी जो एक लिमिट थी। अगला अपन देखते हैं कि ये जो सदस्य चुन लिए जाते हैं, इस भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है और उसके बाद में इनके बीच में सबसे पहले जो एक प्रथम बैठक होती है। और देखो ये जो चीजें हैं, प्रथम बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई या फिर जो तीसरी बैठक कब हुई, ये शॉर्ट में ऐसे सवाल हमेशा विगत परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और अपन को भी इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। तो 9 दिसंबर, और पेन के साइज को बढ़ा लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 के दिन है ना संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और उस प्रथम बैठक के अंदर है ना सबसे पहले एस.सी. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को है ना इस प्रथम बैठक के अंदर क्या है जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखो इसको देखो याद करने का एक सीरीज में आपको बता दूं। सबसे पहले 9 दिसंबर सन 1946 याद रखना है आपको। 9 दिसंबर, उसके बाद में 2 दिन और ऐड करो, 9 के अंदर 2 ऐड करो
तो हो गए 11 दिसंबर। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और इसके बाद में तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर दो और ऐड कर दो, तो कब बात करें? 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अंदर है जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको सबसे पहले क्या बनाया था? अस्थायी। ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद में बात करें 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, और इस दूसरी बैठक के अंदर क्या किया, मतलब जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, इसके अंदर है वो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अंदर है जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के दिन इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और बात करें तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, 13 दिसंबर को इस दिन है जो एक संविधान के लिए एक प्रस्तावना पेश किया गया था। प्रस्तावना या फिर अपन कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इसके लिए जो एक है जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करें तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 के दिन है ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और ये जो तीन चीजें हैं जो 9 दिसंबर 1946, 2 दिन और ऐड 11 दिसंबर 1946, तीसरी और 13 दिसंबर 1946, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करें अब उसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा के अंदर बात करें तो लगभग अधिवेशन किए गए। बहुत सारे अधिवेशनों के बाद में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन, लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतने दिनों का कुल समय लगा। इतने समय के बाद में है जो अपने भारत का जो संविधान है वो संविधान बन करके तैयार हुआ। संविधान बन करके तैयार हुआ। और बात करें इस संविधान सभा की, संविधान बनाने के लिए जो लास्ट है या अंतिम बैठक है वो कब होती है? 22 जनवरी 1950 के दिन। और जब लास्ट बैठक होती है, अंतिम बैठक होती है, उस दिन इसमें से कुल 284 सदस्य होते हैं। उन 284 सदस्यों ने क्या कर दिया था? हस्ताक्षर कर दिया था। उन्होंने अपनी हस्ताक्षर करके अपनी अनुमति दे दी थी कि ये संविधान हमारे लिए उचित है और हमारे तरीके से ये पूरा क्लियरिफाई है। उसके बाद में संविधान के बारे में बात करें तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये 2 डेट एक ऐसी है, इनमें से आपको ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 के दिन क्या गया था? इस संविधान को बन करके तैयार किया गया था, या फिर इसको अपन कह सकते हैं इस दिन संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। संविधान इस दिन क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। और अगली बात करें 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान है जो भारत के अंदर क्या कर दिया था? लागू कर दिया गया था, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है स्वीकृत कर लिया गया था। अब ये दोनों डेट है, इसके बारे में बात करें। एक है 26 नवंबर 1949 और एक है 26 जनवरी। अब देखो 26 नवंबर ये 1949 का लास्ट सत्र है, लास्ट टाइम है, तारीख दोनों में 26 है। कंफ्यूजन मैं आपको यहीं पे दूर करता हूं कि ये 26 नवंबर है, मतलब इस 49 का लास्ट हुआ है। और इस लास्ट वे के अंदर क्या हुआ था कि जैसे ये 26 तारीख नवंबर में आई और इसके अंदर आपको +1 कर दो तो 1950 हो गया। और वापस 26 तारीख कब आएगी? इस अगले सत्र में सबसे पहले 26 तारीख आएगी जनवरी में, तो 26 जनवरी 1950 के दिन क्या गया था? संविधान लागू हुआ था। और उस समय बात करें जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन से 26 नवंबर
1950 के दिन से बात करें तो संविधान के अंदर से ये जो पूरे भारत देश के अंदर है तो संविधान दिवस के मनाने की जो मांग शुरू हुई थी। और 26 नवंबर है, 26 नवंबर की डेट को लेकर के 2015 को लेकर इस संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि ये जो भारतीय संविधान दिवस मनाना कब शुरू किया गया था, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाना 2015 में शुरू किया था। उसके बाद में बात करें 26 नवंबर 1926 को इसकी अंतिम बैठक हुई, और ये अंतिम बैठक कौन सी थी? 11वीं बैठक थी। और इसके बाद में क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 के दिन सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। और 24 जनवरी के दिन सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, और इस संविधान को क्या गया, इस भारतीय जो संविधान को इस भारत देश में लागू कर दिया था। और बात करें 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है और जो राष्ट्रीय गान है जो जन गण मन, इन दोनों को क्या किया गया था? अपनाया गया था अपने भारत देश के अंदर। तो 24 जनवरी 1950 के दिन इस राष्ट्रीय गीत को और इस राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो ये भी जो डेट है अपने जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी अपन को याद रखना है। अगला देखते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उसके अध्यक्ष। देखो, इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। उन सभी समितियों ने एक एक टुकड़ों में होकर के, एक एक अलग अलग खंड में होकर के क्या किया था, इस संविधान को बनाने में अपनी जो भूमिकाएं निभाई, अपना योगदान दिया, अपना सर्वोच्च दिया था। तो संविधान सभा की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण समितियां थी, और उन समितियों का जो अध्यक्ष कौन थे, ये ऐसी चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अपन उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद है, वो जो है प्रक्रिया एवं नियम समिति, इनके अध्यक्ष इनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? संचालन समिति। ये जो संचालन समिति है, इनके भी अध्यक्ष है, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में दूसरी बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे इनके पास में बहुत सी समितियां हैं, मैंने उन सबका नाम नहीं लिखा है, मैंने जो मेरे को लगा जो इंपॉर्टेंट है एक शॉर्ट नोट्स के टाइप से उनका मैंने उल्लेख किया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनके पास में जो संघ शक्ति समिति है, उनके अध्यक्ष है, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरी बात करें सरदार पटेल। सरदार पटेल है, उनके पास में जो प्रांतीय संविधान समिति है और जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, ये सब समितियां किनके पास में थी? इन सरदार पटेल के पास में थी। मतलब इन समितियों की देखरेख या इन समितियों का अध्यक्ष वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक है, इनकी समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक आपको शायद पहले से ही पता होगा, अल्पसंख्यक क्या होता है? ऐसे लोग, ऐसे जनसंख्या या फिर ऐसे समुदाय जो संख्या में हो, जो बाकी की तुलना में कम होते हैं, या फिर वो वंचित होते हैं या पिछड़े हुए होते हैं, वो सब कौन से लोग होते हैं? अल्पसंख्यक लोग होते हैं। तो ये अल्पसंख्यक लोगों की समिति के अध्यक्ष है, वो भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पढ़ते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर है, वो इस संविधान सभा के अंदर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं और यहीं से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने जो इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 के दिन। 29 अगस्त 1947 के दिन इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और बात करें इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे, तो इसके अंदर कुल कितने थे? 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इनके अंदर कुल 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों के बारे में बात करें कि 7 में से लगभग 6 सदस्य तो ऐसे थे जो इनके सदस्य थे, और एक भीमराव अम्बेडकर खुद थे जो इनके अध्यक्ष थे। अपन इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और दूसरी बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे थे, उनका नाम था मोहम्मद सादुल्लाह। और पांचवे थे, उनका नाम था के.एम. मुंशी। और जो छठे नंबर पे थे, उनका नाम था एन. माधवराव। और जो सातवें, भीमराव अंबेडकर को साथ में शामिल करने के बाद में सातवें थे टी.टी. कृष्णाचारी। ये जो 7 सदस्यों की जो एक टीम थी, एक समिति थी, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। और लगभग इस समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उस संविधान सभा के समक्ष में इन संविधान को रखा। मतलब इस प्रारूप समिति के 7 सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उनके जो मेन बातों को पढ़ा, उनमें से जो अच्छी चीजें लगी उन चीजों को इस भारतीय संविधान में ऐड करने को कहा। तो लगभग 60 देशों के संविधान को इन्होंने पढ़ा था। किसने? प्रारूप समिति ने पढ़ा था। और फिर संविधान सभा ने 3 पठन में पारित किया। 3 पठन का मतलब हुआ कि इन्होंने जो इस संविधान को पेश किया, पेश करने के बाद में इस संविधान को 3 बार पढ़ा गया। 3 बार पढ़ा मतलब 3 बार इसकी जांच की गई कि कहीं ना कहीं इसमें अशुद्धियां तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें गलतियां तो नहीं है। देखो, हर एक चीज को देखना जरूरी होता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी अशुद्धियां ना हो। इन अशुद्धियों के ऊपर अपन को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे बात करें तो व्यक्ति खुद की परछाई या फिर व्यक्ति खुद की जो है ना पीठ नहीं देख सकता। व्यक्ति खुद की पीठ नहीं देख सकता, उसकी पीठ है वो और जो अन्य लोग हैं वही देख सकते हैं। हो सकता है किसी में बुराई है तो व्यक्ति को खुद नहीं देख सकता है, इसलिए दूसरे लोग हैं वही उसकी बुराई के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसके बाद में उन जो अशुद्धियां थी, उन अशुद्धियों को इन्होंने देखा और उन अशुद्धियों में सुधार करने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने 7 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद में सब चीजें एकदम परफेक्ट थी और इन्होंने 3 बार फिर भी इस संविधान को पढ़ा गया। 3 बार संविधान को पढ़ा। ऐसा पूछा जाता है कि सबसे प्रथम पठन सबसे पहली बार कब पढ़ा गया? तो सबसे पहली बार 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक लगभग 5 दिन लगे थे। पहली बार 5 दिन के अंदर इस संविधान को पढ़ लिया गया। दूसरी बार कब पढ़ा गया? तो दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, लगभग 49 दिन का समय लगा। 49 दिन के अंदर इस संविधान को पढ़ा गया। और तीसरी बार इस संविधान को वापस पढ़ा गया और उस दिन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक लगभग 12 दिन का समय लगा इस संविधान को पढ़ने में। और लगभग 3 बार इन गलतियों को वापस देखा, 3 बार इन संविधान को वापस पढ़ा और पढ़ने के बाद में संविधान को लागू किया गया। अब बात करें, जब संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन लागू हुआ था, उस दिन 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के लगभग 15 अनुच्छेद है वो उस दिन ही लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ था? इस संविधान के जो 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। अभी अपन ने पढ़ा था। संविधान सभा में मूलतः राजस्थान के सदस्य। अब बात करते हैं भाई इस संविधान को बनाने के अंदर जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें से राजस्थान के कितने सदस्य थे? तो 11 सदस्य तो ऐसे थे, 11 सदस्य जो मूलतः राजस्थान के थे, मतलब वो राजस्थान के रहने वाले कुल 11 सदस्य ऐसे थे जो इस संविधान सभा में शामिल थे। उन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। और अन्य सदस्य जिन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया वो सदस्य थे कुल कितने? 4 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? इस राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। और 11 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? जो राजस्थान के मूलतः राजस्थान के थे। और राजस्थान से बात की जाए तो कुल सदस्यों के 11 और प्लस 4 कुल कितने सदस्य हो जाते हैं? 15 सदस्य जो राजस्थान से थे। ये चीज आपको याद रखनी है। और बात करें सर्वप्रथम इस भारतीय संविधान के ऊपर जो हस्ताक्षर करने वाले जो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। ये भी चीज आपको याद रखनी है। और
संविधान के अंदर जब जिस दिन संविधान लागू होता उस दिन अपन ऐसा भी कह सकते हैं मूल संविधान, उसको क्या कह सकते हैं, मूल संविधान। मूल संविधान में उस दिन की बात करें तो लगभग 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे उस दिन, और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कितने थे, 395। और अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। आगे अपन अगला एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन जो है ना मूल अनुच्छेद कौन कौन से थे, या जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ऐसे कौन कौन से हैं जो शायद अपने एग्जाम की दृष्टि से हमेशा पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं, और जो अनुसूचियां हैं जो 1 से लेकर के 12, इन सभी के बारे में एक गहनता से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में अपन इनका वापस पढ़ेंगे। और उस समय जब 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में देखा जाए मूल संविधान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी तो 8, और वर्तमान संविधान में देखा जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो आपको याद रखना कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज याद रखनी है। 4 अनुसूचियां हैं वो इसके साथ में और ऐड की गई हैं। इनमें 1 से लेकर के 12 का सबका अपन अध्ययन करेंगे। और 22 जुलाई 1947 के दिन राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई। अपने इस भारत के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई, 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान इन दोनों को क्या मान्यता दी गई, इनको क्या है, अपनाया गया। और ये शॉर्ट में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो आपको याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 के दिन, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 के दिन। ये जो डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इन शॉर्ट जो नोट्स के अंदर इन सभी डेट को एक साथ लिखा है। अब देखते हैं संविधान सभा का प्रतीक। देखो अपन को संविधान के बारे में हर एक जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये शायद कम ही लोगों को पता होगा कि संविधान सभा का प्रतीक कौन किसको कहा जाता है। ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में मैंने लिखा है कि संविधान सभा का प्रतीक किसको माना जाता है, हाथी को। हाथी को क्या है, संविधान सभा का प्रतीक माना जाता है। हाथी को संविधान सभा का प्रतीक माना जाता है। और संवैधानिक सलाहकार बात करें, इस संविधान बनाने के अंदर जो संवैधानिक सलाहकार जो एक सलाह के रूप में देने वाले कौन थे, उनका नाम था BN राव। BN राव थे, वो अपने संवैधानिक सलाहकार थे। और HVR अयंगर के बारे में बात करें तो वे संविधान सभा के सचिव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। और HVR अयंगर कौन थे, वो थे संविधान सभा के सचिव थे। और संविधान सभा के प्रारूपकर्ता मतलब संविधान को बनाने वाले, उनको एक ढांचा देने वाले, वो कौन थे, SN मुखर्जी। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें इस भारतीय संविधान को लिपिबद्ध का मतलब होता है लिखने का काम। एक लिपि के अनुसार, एक ढाल के अनुसार, एक लय के अनुसार एक लिखने का काम है, वो किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने इसका काम किया था। तो ये शॉर्ट में ये भी चीजें आपको याद रखनी है। लिपिबद्ध किसने किया था, प्रारूपकर्ता कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के जो सचिव कौन थे, और संविधान सभा का प्रतीक किसको माना जाता है। ये सब चीजें अपने एक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अपन को याद रखना है। ज्यादा समय भी ना लगे, एक शॉर्ट तरीके से आपको एक अच्छी तरीके से याद रहे, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाने की कोशिश की। और हो सकता है ये मेरा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए हिंदी विद पुखराज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।